रिइंकार्नेशन ऑफ कोल्ड ब्लडेड क्वीन एपिसोड 49। उसने इतना ही कहा था कि चीख पड़े क्या। सब हैरानी से नियति को देखने लगे। वहीं आकाश ने इस वक्त वंदना की मुंह पर हाथ रख रखा था ताकि वह और जोर से ना चिल्ला सके। वंदना उसे देखते हुए अपने मुंह से हाथ हटाने के लिए इशारा कर रही थी। अब आगे वहीं बाकी सबकी उनकी चिल्लाने की वजह से उसकी टेबल की तरफ देखने लगे तो खुशी ने उन सबको शांत रहने के लिए कहा तो सब शांत हो गए। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उन लोगों ने कितने जोर से चिल्लाया था, जिस वजह से सब उनकी तरफ ही देख रहे थे। सबने अपने मुंह बंद कर दिया। वही सबसे ज्यादा हैरान अगर यहाँ कोई था तो वह अभिजीत और अभिका दोनों थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नियति इतनी बड़ी आइडेंटिटी रखती होगी। हाँ, शायद इसलिए उसने उसे भी मौका दिया था ताकि वो जाकर टॉप सेफ बन सके। नियति उनके लिए कितना कुछ कर रही थी, वो कितनी ज्यादा अच्छी थी। अभिजीत ने कभी नहीं सोचा था कि उसे जिंदगी में इतनी अच्छी दोस्त भी मिलेगी। वही दूर खड़ी रूही, नेहा और उनकी बाकी दोस्त उन सबको आंखों में आग लिए देख रहे थे। नेहा गुस्से से बोली, रूही को परेशान करके ये लोग कितने अच्छे से रह रहे हैं। ये नियति पता नहीं इसे हमारी रूही से क्या दिक्कत है जो सबको उससे दूर करने पर तुली हुई है। उसने ये बात जानबूझकर कहा था क्योंकि रूही ने ही उसे सबके सामने ये कहने के लिए कहा था। राज को उसके लिए बुरा लगे और वो उसके लिए स्टैंड ले प्रशांत की तरह ना हो जाए। प्रशांत उसके लिए कॉलेज है, एक स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम था, पर अब उसका वो सपोर्ट सिस्टम उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। अब तो प्रशांत उसे देखते ही इग्नोर कर देता था। अभी थोड़ी देर पहले जब वो कैंटीन में आ रहे थे उसने भी प्रशांत को उनके साथ आने के लिए बुलाया था, पर प्रशांत ने उसे उसकी मुंह पर ही मना कर दिया। पहले तो चाहे वो प्रशांत को बुलाए या ना बुलाए, प्रशांत उसके पीछे पीछे कहीं भी कुत्तों की तरह चला आता था। पर अब उसे बुलाने पर भी वो नहीं आया, जिस वजह से रूही को बहुत बुरा लगा था और गुस्सा भी आ रहा था। जब तक नियति कॉलेज में नहीं आई थी तब तक उसके बहुत सारे सपोर्टर थे, पर नियति के आने के बाद से तो सब न्याय की खूबसूरती की वजह से उससे मुंह मोड़ रहे थे। खास करके प्रशांत, जो अब उसे देखना भी नहीं चाहता था। पहले वो तो उसे हर वक्त जब भी उसका मैच होता था उसे देखने के लिए बुलाता था, और अगर वो ना जाए तो प्रशांत उदास हो जाता था, और अगर वो उसकी मैच देखने चली जाती थी तो वो खुश हो जाता था और उसे बार बार आने के लिए थैंक यू कहता था। जिस वजह से कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां उससे जलती थी, पर अब तो सब उस पर हंसते थे, इसलिए वो फिर से प्रशांत का फेवर गेन करना चाहती थी। प्रशांत एक बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर था और वॉलीबॉल में भी वो बहुत अच्छा था। वो हर साल दूसरे कॉलेज के साथ कंपटीशन में उनकी कॉलेज को जीताता था और बाकी किसी में शायद सेकंड या थर्ड पोजीशन पर आ जाए, पर स्पोर्ट्स में वो खास करके वॉलीबॉल और फुटबॉल में उनकी कॉलेज जीतता था सिर्फ प्रशांत की वजह से। और इसलिए कॉलेज में बहुत सारी लड़कियों प्रशांत की दीवानी थी, पर प्रशांत सिर्फ उसे ही देखता था, उससे ही बात करता था, इसलिए सब लड़कियां उससे जलती थी। और रूही इस वजह से घमंड में रहती थी कि जिस लड़के को कोई नहीं पा सकता वो लड़का उसके पीछे भागता है, और वो उसे हाँ करे या ना करे प्रशांत उससे प्यार करता ही रहेगा। पर अब सब कुछ बदल गया था। नेहा की बात सुनकर वो बोली, प्लीज नेहा, तुम नियति के बारे में कुछ मत कहो। जो भी हो ये सब वो सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो मुझसे बहुत गुस्सा है, पर मैं उससे नफरत कैसे कर सकती हूँ, वो मेरी छोटी बहन है। अगर वो मोम डैड भाइयों के प्यार को मुझसे छीन भी लेगी तो भी कोई बात नहीं है। बचपन से उसे किसी का प्यार नहीं मिला क्योंकि वह मुझे टारगेट करती थी। अब जब वो सबका प्यार पाना चाहती है तो सब मुझसे नफरत करके अगर उसकी करीब हो गए तो भी कोई बात नहीं। उसने सबको मेरे बारे में गलत परसेप्शन दिया है, सब मुझे अब गलत समझते हैं। मैं जो भी कहूँ उन्हें गलत ही लगती हूँ, इसलिए अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। इतना कहकर रूही धीरे धीरे सिसकते हुए रोने लगी। उसकी बात सुनकर और उसे रोते हुए देखकर सबको बुरा लगा। सबने नियति की तरफ देखा, ऐसा लग रहा था जैसे सब सिर्फ नियति की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वहां बैठे मित्तल फैमिली और रायजादा फैमिली में सब और वंदना और उसकी दोस्त भी नियति को देख कुछ कह रहे थे, शायद तारीफ कर रहे थे। स्वाति गुस्से से बोली, तुम बहुत भोली हो रूही, इसी वजह से वो बस तुम्हारी भोलेपन का फायदा उठा रही है। मेरे हिसाब से तुम्हें तो उसे सबक सिखाना चाहिए और फिर से अपने मोम डैड और भाइयों को उसके तरफ नहीं जाने देना चाहिए। तुम उनकी प्रिंसेस हो, बचपन से वो सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं। वो इसमें जल्दी कैसे अपने मन बदल सकते हैं, अगर तुम कोशिश करो तो फिर से सब बदल सकता है। रीमा भी बोली, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम उसे कोई साजिश करके फिर से सबकी नज़रों से क्यों नहीं गिरा देती हो। पहले तो जो भी हुआ था वो सब एक गलतफहमी था, पर अब भी सब तुम्हें दोस्त दे रहे हैं तो तुम्हें कोई स्टैंड लेना चाहिए रूही, वरना ये लड़की तुमसे सब कुछ छीन लेगी।
हाँ रूही, तुम इतना नर्म दिल नहीं हो सकती हो। अगर तुम ऐसे ही उसे सब कुछ देती रही तो वह तो तुम्हारे घर, प्रॉपर्टी और तुम्हारी फैमिली को भी तुमसे छीन लेगी, पूजा भी बोली। राज बोला, रहने दो, अगर रूही कुछ करेगी और सबके सामने आ जाएगी तो उसे ही प्रॉब्लम होगी। राज रूही के लिए डर रहा था क्योंकि अब तो सब रूही को छोड़कर नियति का ही साथ देते थे। राज ने नियति की टेबल की तरफ देखा जहां वंदना भी उसके पास बैठी हुई थी और आकाश से बात कर रही थी। उसे आकाश और वंदना को साथ में इतनी खुशी में बात करते देखकर बहुत जलन हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। पर जब से वंदना ने उसे इग्नोर करना शुरू किया था तब से उसे अजीब लगता था। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई कीमती चीज उससे दूर जा रही हो। पहले वंदना उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, शायद उसे इसका आदत हो गया था जो अब तक छूटा नहीं था। और आज जब वंदना ने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड है और वो किसी और से प्यार करती है, तब भी उसे बहुत बुरा लगा था और इसका रीजन उसे भी नहीं पता था। शायद उसका मेल ईगो हर्ट हो गया था कि वंदना जो उसे पागलों की तरह प्यार करती थी कैसे किसी और से प्यार कर सकती है। अब आकाश और वंदना को इतने करीब देखकर उसे जलन हो रही थी। वहीं नियति को जब किसी की नज़र खुद पर महसूस हुआ तो उसने घूरकर रूही की टेबल की तरफ देखा। उसकी नज़र में कुछ ऐसा था जो किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ और रूही, राज, स्वाति, पूजा, बाकी सब भी थोड़ा डर गए उसकी ठंडी नज़र को देखकर। उन सब ने जल्दी से उस पर से अपनी नज़रें हटा ली। पता नहीं क्यों जब भी वह नियति की आंखों में देखे थे उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो किसी गहरी ठंडी समुद्र में डूब रहे हों जहां कोई किनारा नहीं है। नियति और उन सबने नियति की तारीफ करते हुए खाना खत्म कर लिया था। अभिजीत और अभिका दोनों भाई बहन ने शायद अब तक 10 बार नियति को थैंक्स कह चुके था। नियति और बाकी सब क्लास के लिए निकल गए। रूही ने उन्हें जाते हुए देखकर मुठिया कस ली। वहीं नियति और सब क्लास के लिए जा रहे थे कि तभी एक लड़की आकर नियति के सामने हाथ बांधकर खड़ी हो गई। नियति जो अपने फोन में देख रही थी, जब सामने उसने किसी की पैर को देखा तो अपनी ठंडी आंखों से उसने नजरें उठाकर सामने देखा। सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने शॉर्ट ब्लैक ड्रेस पहन रखा था, मुश्किल से उसकी थाई तक आ रही थी। चेहरे पर ढेर सारा मेकअप पर दिखने में वह सच में खूबसूरत थी। नियति ने आंखें छोटी कर ली क्योंकि वह उसे पहचान नहीं पाई। उस लड़की के पीछे 2 लड़कियां और थी जो शायद उसकी चमचियां थी। उनमें से एक बोली, ओह तो ये है वो लड़की, ये तो सच में किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत है। तो दूसरी लड़की भी बेख्याली में बोली, हाँ मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। उन दोनों की बात सुनकर सामने खड़ी शर्ट ड्रेस वाली लड़की ने उन दोनों को घूर कर देखा। जब उन दोनों को एहसास हुआ कि वो किसके सामने खड़े होकर ये सब बोल रहे हैं तो उन दोनों ने सामने देखा। फिर झूठी हंसी हंसते हुए वो उस लड़की की चापलूसी करते हुए बोली, अरे ऋषिका, चाहे वो कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो पर तुमसे थोड़ी कम ही है। पर मन में तो वो सोना भी जानती थी कि ऋषिका सामने खड़ी लड़की नियति से कंपेयर भी नहीं कर सकती है। वो उसके सामने ही उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से झूठ बोल दिया। वहीं ये लड़की ऋषिका रंधावा आहिर रंधावा की छोटी बहन और रंधावा खानदान की छोटी प्रिंसेस। कॉलेज में भी ऋषिका बहुत फेमस थी क्योंकि वह भी एक रॉयल फैमिली से थी, जिस तरह से मित्तल फैमिली, भारद्वाज फैमिली और रायजादा फैमिली था। उसे भी कॉलेज में कई लड़के पसंद करते थे। कॉलेज में वो भी टॉप 10 खूबसूरत लड़कियों के बीच में आती थी। प्राची, राशि, रुचिका, ऋषिका और रघुवंशी फैमिली की बेटी, इन पांचों को टॉप 5 कॉलेज ब्यूटी में गिना जाता था। ऋषिका नियति को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, ओहो तो तुम हो मिस नियति शेखावत, जिसने मेरे भाई को अपनी खूबसूरती में दीवाना बना लिया है। वैसे देखने से तो तुम कुछ खास नहीं हो, बस थोड़ी ज्यादा खूबसूरत हो और अच्छी ड्राइविंग कर लेती हो। उसने इतना ही कहा था कि प्राची नियति के सामने खड़ी हो गौ और गुस्से से बोली, ऋषिका रंधावा, मेरी भाभी पर से अपनी यह बिल्ली जैसी नजर हटाओ। राशि भी आगे आ गई और हंसते हुए बोली, चलो तुम्हें ये तो दिख रहा है कि हमारी भाभी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तभी खुशी भी आगे आई और बोली, तुम रंधावा फैमिली से हो, कंदावा फैमिली से हो, यहाँ हमारे सामने अपनी पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हारा वो छछूंदर लफंडर भाई ही मेरी नीयू की खूबसूरती को देखकर पागल हो गया है। इसमें मेरी नीयू का क्या लेना देना है? हाय भगवान, अब तुम यह मत कहना कि खूबसूरत होना भी एक गुनाह है। खुशी ड्रामेटिक अंदाज में बोली। तो सब हंसने लगे। तो सुमन आगे आकर जिस तरह से ऋषिका ने उसकी दोस्त को ऊपर से नीचे तक देखा था, उसी तरह से उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, वैसे मेरी दोस्त तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पर तुम तो कुछ खास नहीं हो, बिल्कुल किसी सूखी हुई छिपकली की तरह लग रही हो।
उन सब की बात सुनकर ऋषिका गुस्से में आ गई और खुशी और सुमन की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, यूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी करने की? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं ऋषिका रंधवा हूँ। ऋषिका मित्तल फैमिली रायजादा फैमिली के बच्चों के साथ बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने खुशी और सुमन को टारगेट किया। उसे लगा ये दोनों तो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं। उसने अरहान और अरमान दोनों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसके फैमिली और भारद्वाज फैमिली के बीच अब कोई रिलेशन नहीं था और ना ही उसके भाई ने प्रमित भाई से दोस्ती रखा था। तभी उसकी चीख निकल गई, क्योंकि खुशी ने उसकी उंगली को मोड़ दिया था और उसकी उंगली को झटक कर मुंह बनाकर बोली, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है जब कोई मेरी तरफ उंगली पॉइंट करता है। मेरा मन करता है मैं उस उंगली को तोड़ दूं। ऋषिका दर्द की वजह से रोने वाली थी। उसने गुस्से और नफरत में खुशी को देखा और गुस्से से बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी उंगली तोड़ दी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बस इंतजार करो, रंधावा फैमिली तुमसे जरूर बदला लेगा। तभी नियति आगे आए और उसे ठंडी आंखों से घूरते हुए बोली, रंधावा फैमिली की इतनी औकात नहीं है कि वह मेरी नियति शेखावत की दोस्तों को हाथ भी लगा सके। अगर रंधावा फैमिली ने गलती से भी ऐसी कोशिश की तो रंधावा फैमिली को बर्बाद करने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। फिर तुम्हारी रॉयल फैमिली जरूर भिखारी बन जाएगी और तुम भिखारियों की प्रिंसेस बन जाओगी। उसकी बात सुनकर ऋषिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से से बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारी रंधावा फैमिली को बर्बाद करोगी? तुम बस शेखावत फैमिली की बेटी हो और भारद्वाज फैमिली की नात, इसलिए वह भी तुम्हें सपोर्ट करते हैं, पर फिर भी तुम हमारी फैमिली को हाथ भी नहीं लगा सकती हो। और यह मत सोचना कि तुम अपनी टॉप रेसर की आइडेंटिटी को यूज करके हमारी फैमिली को बर्बाद कर सकती हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे भाई से दूर रहना। उनकी शादी नोरा से होने वाली है और वही मेरी फ्यूचर में भाभी बनेगी। उसकी बात सुनकर नियति डेविल की तरह हंसते हुए बोली, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हारे बेवकूफ गधे भाई के करीब भी आना चाहती हूँ? और तुम्हारे भाई के शादी होने से या ना होने से मेरा क्या लेना देना है? नियति इस वक्त उसकी आंखों में देख रही थी। और मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर सकती हूँ या नहीं ये तो तुम बाद में देख लेना मिस रंधावा। अगर अगली बार तुमने मेरी दोस्तों पर उंगली उठाने की कोशिश की तो इस बार तो मेरी दोस्त ने सिर्फ तुम्हारी उंगली तोड़ी है, अगली बार मैं तुम्हारी उंगली के साथ साथ तुम्हारी हाथ भी तोड़ दूंगी। उसकी बात सुनकर ऋषिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से बोली, तुम खुद को समझती क्या हो? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम जैसी लड़कियां क्या होती हैं। बस अमीर खानदान के लड़कों को देखते ही पटाने की कोशिश करने लगते हैं। उसने इतना ही कहा था कि प्राची जो पीछे खड़ी थी वो आगे जाकर हंसते हुए बोली, तुम कितना मजाक करती हो ऋषिका रंधावा। वो मेरी भाभी है, हमारी रायजादा खानदान की होने वाली बहू। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भाई के पास कितना पैसा है जो मेरी भाभी उसके पीछे पड़ जाएगी? और मेरी भाभी के पास पैसों की कमी है क्या जो उन्हें अमीर खानदान का लड़का चाहिए? वो तुम्हारे पूरे खानदान को भी खरीद सकते हैं, उनकी इतनी तो औकात है। पर तुम्हारे पास क्या औकात है? बस अपनी फैमिली के नाम पर फुर्फुराती रहती हो। अगर तुम्हारी फैमिली ना हो तो तुम कहीं जाकर खाने के लिए भी भीख मांगती फिरोगी। ऋषिका को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये सब उसकी बेइज्जती कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो रंधावा क्या फैमिली की बेटी थी? क्या ये लड़की रंधावा फैमिली से भी बड़ी फैमिली से थी? वो तो बस शेखावत फैमिली से थी। उस फैमिली में इतना क्या खास है? वो तो एशिया के टॉप 5 में भी नहीं आते हैं। और बाकी रहा भारद्वाज फैमिली की बातें, तो भले ही भारद्वाज फैमिली एक रॉयल फैमिली थी और बहुत बड़ी फैमिली थी, पर वो तो नियति की सिर्फ ननिहाल थी। तभी उसे एहसास हुआ नियति रायजादा फैमिली की होने वाली बहू है। अब जाकर उसे समझ में आया, शायद नियति सिर्फ रायजादा फैमिली के भरोसे इतना उड़ रही है। वो प्राची को देख बोली, वैसे क्या ये मिस्टर संजीत रायजादा की होने वाली वाइफ है? क्या इस लड़की के लिए तुम्हारी फैमिली हमारी फैमिली के खिलाफ जाना चाहती है? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरे भाई की शादी नोरा दी से होने वाली है और वो भी खुराना फैमिली से हैं, वो भी बहुत बड़ी रिच रॉयल फैमिली से हैं। अगर मिस्टर संजीत रायजादा को रंधावा खुराना दोनों फैमिली के खिलाफ जाना है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब से उसका भाई उसे रेस से वापस आया था तब से वो पूरी तरह से बदल चुका था। वो अब नोरा से बात भी नहीं करना चाहता था, जबकि दोनों की शादी होने वाली थी और दोनों की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट भी हो गई थी। इस वक्त अगर उसके भाई इस तरह से नोरा को छोड़ देंगे और सगाई तोड़ देंगे तो दोनों फैमिली की इज्जत जाने वाली थी, जिस वजह से रंधावा फैमिली और खुराना फैमिली में सब परेशान थे।
और इसका रीजन उन्हें कल ही पता चला, जो कि नियति शेखावत थी। उसका भाई इस लड़की की खूबसूरती देखने के बाद पूरी तरह से उसके पीछे पागल हो चुका था। वो अब नोरा को छोड़कर इस लड़की के पीछे भागना चाहता था। और आज भी नोरा ने उसे फ़ोन किया था और बहुत रो रही थी, क्योंकि उसके भाई आहिर ने नोरा को फ़ोन करके साफ साफ कह दिया था कि वो उससे शादी नहीं करने वाला। इसलिए वो अपनी तरफ से घर में कहकर इस शादी को तोड़ दे। और ऋषिका की नज़रों में नोरा एक बहुत अच्छी और समझदार लड़की थी, जो उसकी भाभी बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि नियति की वजह से उसका भाई इस तरह से अपनी सगाई तोड़ दे। इसलिए वो आज नियति को ढूंढ रही थी ताकि उसे कॉन्फ्रोंट कर सके और उसे अपने भाई से दूर रहने के लिए कह सके, जबकि उसे नियति के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर वो नियति की तरफ पॉइंट करके बोली, इस जैसी लड़कियां सिर्फ दूसरों की घर तोड़ने के लिए होती हैं, और अब तो ये तुम्हारे भाई को धोखा देकर मेरे भाई के पीछे पड़ी हुई हैं। उसने इतना ही कहा था कि नियति ने उसकी हाथ को पकड़ लिया और जोर से मोड़ दिया। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने एक थापड़ ऋषिका की गाल पर जड़ दिया। वहीं बाकी सबको भी गुस्सा आ रहा था। जय आगे आकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में इतनी घटिया बातें बोलने की। अरहान भी आगे आकर बोला, तुम खुद को समझती क्या हो जो तुम मेरी बहन के बारे में बिना कुछ जान इतना बुरा कह रही हो। उसे इस वक्त इस लड़की पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अरमान और बाकी सब भी उसे गुस्से से घूरने लगे। वहीं ऋषिका की दोनों चमचियां डर से पीछे हट गई। उन्हें तो अब नियति से डर लग रहा था। वहीं नियति की आंखें लाल थी। उसने दूसरा थप्पड़ उसकी दूसरी गाल पर जड़ दिया और बोली, कहने से पहले सामने देखना चाहिए कि तुम्हारे सामने कौन है और तुम किस क्या कह रही हो। अगर आगे से आपने घटिया भाई के साथ मेरे नाम को जोड़ने की कोशिश की या फिर यह कहा कि मैं तुम्हारे उसे छछूंदर भाई के पीछे पड़ी हूँ, तो तुम्हारी हालत इतनी बुरी करूंगी कि रंधावा फैमिली के लोग भी अपनी 2 कौड़ी की प्रिंसेस को देखकर पहचान नहीं पाएंगे। इतना कहकर उसने ऋषिका को खुद से दूर झटक दिया, जैसे वो कोई गंदगी हो। ऋषिका सीधा जाकर नीचे गिरी। ऋषिका को इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे अपने हाथ में और गाल पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने नीचे बैठे घूरकर दर्द और गुस्से से नियति को देखा। वो उसे कुछ कहना चाहता था, पर उसकी गाल पर इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। नियति को अरमान ने जल्दी से पानी ला कर दिया और उसकी हाथ पर पानी डालने लगा। नियति ने अपने हाथ को अच्छी तरह से साफ किया, जैसे उसने किसी गंदी चीज को छू लिया हो। फिर वो वहां से खुशी और सुमन के साथ चली गई। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी जाने लगे। ऋषिका बस उसे जाते हुए गुस्से और खुन्नस से देख रही थी। तभी प्राची उसके पास आकर बोली, कैसा लगा मेरी भाभी के हाथ से मार खाकर? अच्छा तो लगा होगा ना? हाँ, मुझे तो लगता है कि तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा। वैसे मैं एक बात बता दूं, मेरी भाभी के पास जितना पैसा है ना, रंधावा फैमिली के पूरे खानदान के पास भी इतना पैसा नहीं होगा। इसलिए आगे से मेरी भाभी से कभी मत उलझना। और एक बात, मेरी भाभी मेरे संजीत भाई की नहीं बल्कि मेरे प्रखर भाई की मंगेतर है। तो तुम्हें क्या लगता है मेरे भाई जो दुनिया की सबसे रिच इंसान है, उन्हें छोड़कर मेरी भाभी तुम्हारी उसे भाई के पीछे क्यों जाएगी? ये तुम्हारा भाई ही है जो मेरी भाभी के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए तुम जाकर अपने भाई को समझो, मेरी भाभी को नहीं। इतना कहकर वो उसकी गाल को थपथपाकर वहां से गई। वहीं अब तक बहुत सारे स्टूडेंट वहां पर आ चुके थे और ऋषिका को मार खाते हुए देख चुके थे। ऋषिका को इस वक्त अपनी इंसल्ट महसूस हो रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसे नियति की हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की। आज वो इस बारे में अपने घर में जरूर बताइए। जरूर उसके घर वाले उसके लिए स्टैंड लेंगे और बदला भी लेंगे। पर प्राची की बात सुनकर वो हैरान रह गई। क्या सच में नियति संजीत की नहीं बल्कि प्रखर रायजादा की होने वाली बीवी है? उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो भी प्रकार को पसंद करती थी। वो बस रॉयल सोसाइटी मीटिंग में 1-2 बार प्रखर से मिली थी, वह भी उसने सिर्फ दूर से उसे देखा था। फिर भी प्रखर ने उसकी दिल को चुरा लिया था। वो मन ही मन बोली, चाहे तुम कोई भी हो नियति, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। इतना कहकर वो अपनी 2 चमचियों को धक्का देकर वहां से चली गई। उसकी दोनों चमचियां जो नीचे उसे उठाने के लिए झुक रही थी, दोनों लड़खड़ा गई और पीछे दीवार से सट गई। वहीं पिलर के पास खड़ी रूही और नेहा ने डेविल स्माइल किया। दोनों के दिमाग में अब कुछ और ही प्लान बनने लगा था। दोनों स्माइल करते हुए वहां से दूसरी तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ नील और मानवी इस वक्त प्रखर के एक बेस में था।
जहां प्रखर अपने दुश्मनों को कैद करके रखता था, उसने यहीं पर निशी को भी कैद करके रखा था। नील और मानवी दोनों गार्ड्स के साथ एक रूम की तरफ चले गए। जैसे ही वो रूम में पहुंचे, निशी की हालात देखकर दोनों की मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि निशी इस वक्त बहुत ज्यादा बुरी हालत में थी। उसकी स्किन में जगह जगह पर कट का निशान था और उसे शायद बर्फ पर रखा गया था, इसलिए वहां पर बर्फ की छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे। उसकी ऐसी हालत देखकर दोनों हैरान थे। उन्हें पता तो था कि प्रखर निशी को इतनी आसान सजा नहीं देगा, पर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि प्रखर निशी को इतना टॉर्चर करेगा। निशी इस वक्त सच में बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में थी। उसकी हाथ पैर और लगभग पूरे शरीर पर जख्म का निशान था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और वहां से खून रिस रहा था। देखकर ही पता चल रहा था कि वो यहाँ पर किस हालत में थी। मानवी और नील जल्दी से उसके पास चले गए। उसे हंटर से मारा गया था, जिस वजह से उसके कपड़े थोड़े थोड़े फट गए थे। इसलिए नील ने जल्दी से अपने कोट को उतारकर उसके ऊपर ओढ़ दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि निशी प्रखर के लिए इतना जिद क्यों कर रही है, जबकि प्रखर उसे पसंद नहीं करता है। क्या निशी के लिए ये बात समझना इतना मुश्किल है कि प्रखर उसे पसंद नहीं करता है? क्या ये लड़की प्रखर के पीछे जाना बंद नहीं कर सकती है और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती है? अब जब प्रखर की लाइफ में उसका प्यार है और वह भी नियति इतनी अच्छी लड़की है, तो वो नहीं चाहता था कि निशी अब उन्हें डिस्टर्ब करे और उनकी जिंदगी में उनके बीच आए। जब से उसने नियति को देखा था, उसे नियति से एक बहुत अच्छी और स्ट्रांग वाइब आ रही थी। वो उसके दोस्त का प्यार था, इसलिए वो नियति को अब छोटी बहन की तरह मानने लगा था। क्योंकि नियति सच में बहुत छोटी थी और सिर्फ 18 साल की हुई थी, फिर भी वो समझदार और आउटस्टैंडिंग थी, हर एक स्किल में बेस्ट। वही निशी ने धीरे धीरे आंखें खोला और आपने सामने नील और मानवी को देखा। नील भाई और मानवी आ गए हैं, तो उसे यहाँ से लेकर जाने के लिए ही आए होंगे। नील ने कुछ नहीं और निशी को गोद में उठा लिया और मानवी के साथ नजर चला गया। किसी ने भी नील को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके बॉस ने ऑर्डर दिया था, अगर नील और मानवी वहां आए और किसी को ले जाए तो अपने रोकने की कोशिश मत करना। वो सब तो पहले से ही नील और मानवी को जानते थे, इसलिए वो रुकने की कोशिश नहीं करने वाले थे। पर वो जानते थे कि मिस निशी ने उनकी लेडी बॉस को कुछ कहा है या फिर कुछ किया है, जिस वजह से उनके बॉस इतने ज्यादा गुस्से में थे। इस बारे में राका ने उन्हें एक बार बताया था और इसलिए उन्होंने निशी को और भी ज्यादा टॉर्चर किया था। शायद इससे ज्यादा टॉर्चर तो निशी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उनके वहां से जाने के बाद एक गार्ड ने राका को फोन करके बता दिया कि वो लोग निशी को लेकर जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋषिका गुस्से में तमतमाहते हुए घर पहुंची। उसकी हालत ऐसी थी कि वो क्लास नहीं कर सकती थी, इसलिए वो घर चली आई थी ताकि घर में आकर आज उसके साथ जो भी हुआ बता सके। वो चाहती थी कि उसके घर वाले उसके लिए उसे नियति से बदला ले, क्योंकि वो प्रखर को पसंद करती थी, इसलिए अपनी दुश्मन को वो प्रखर रायजादा की बीबी बनते हुए नहीं देख सकती थी। घर पहुंचते ही अपनी बैग को सोफे पर फेंकते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी और जानबूझकर जोर जोर से रोने लगी ताकि सब नीचे आ जाएं और भाई को भी पता चले कि उसने कितनी घटिया लड़की को पसंद किया है, जो उसे रिस्पेक्ट भी नहीं देता है। आज उस लड़की नियति ने मारा है और उस लड़की ने आहिर के बारे में भी तो कितना बुरा भला कहा था। वहीं उसे इस तरह से चीखते चिल्लाते हुए देखकर नीचे आए सभी लोग परेशान हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह लड़की अभी इतना चीख क्यों रही है। ऋषिका की मॉम प्रियंका जी उसके पास आ गई और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, तुम इतना चीख क्यों रही हो? ऐसा क्या हो गया जो तुमने चिल्ला चिल्ला कर सबको परेशान करके रखा है? ऋषिका अपनी मोम को गले लगाते हुए बोली, मोम, मुझे उस नियति शेखावत ने आज थापड़ मारा, देखिए मेरी बाल कितना सूज गया है और उसकी दोस्त ने तो मेरी उंगली ही तोड़ दी। उस नियति ने भी मेरे हाथ को मरोड़ दिया था, मेरे हाथ बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। तभी सबकी नज़र ऋषिका की हाथ और गाल पर पड़ी, जो लाल और फूला हुआ था। इस वक्त ऋषिका बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। उसे देखकर तो कुछ स्टाफ को हंसी ही आ रही थी। वहीं आहिर की आंखें छोटी हो गई। वो अपनी बहन को अच्छी तरह से जानता था और वह जानता था जरूर उसकी बहन ही सबसे पहले जाकर नियति से उलझी होगी और कुछ ऐसा कहा होगा जिस वजह से नियति उसने इसे मारा होगा। वरना जितना उसने नियति के बारे में इंफॉर्मेशन निकला था, उसे हिसाब से नियति पहले किसी को परेशान नहीं करती थी और ना ही पहले किसी से जाकर उलझती थी। वहीं जब सबने सुना कि नियति ने ऋषिका को मारा है तो सब गुस्सा हो गए और आहिर की तरफ देखकर पुनीत जी बोले,
क्या तुमने किसी लड़की नियति को पसंद किया है जो तुम्हारी बहन को मार रही है? उसके भाई ने क्या कम किया था जो अब तुम उसकी बहन को पसंद कर रहे हो? उसके भाई ने मेरी एक बेटी को कोमा में पहुंचा दिया और अब उसकी बहन मेरी दूसरी बेटी को, मेरी छोटी राजकुमारी को मार रही है। आहिर को आपने डैड की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने ऋषिका को देखा और बोला, जितना मैंने नियति को जाना है वो पहले किसी से नहीं उलझती है। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा या कुछ ऐसा कहा होगा जिस वजह से उसने तुम्हें मारा होगा। अपने भाई की बात सुनकर ऋषिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे मार पड़ी है और उसका भाई अभी भी नियति का साइड ले रहा है। क्या उसका भाई उस नियति शेखावत की प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकता है। उसे अपने भाई को याद दिलाना होगा कि नियति प्रमित की बहन है। वहीं पुनीत जी और प्रियंका जी को भी गुस्सा आ रहा था। ये लड़का अभी भी नहीं सुधरा है, अब भी वो उसे लड़की की साइड ले रहा है। धर्मेश जी और रेणुका जी भी हैरान थे। वो अब उसे लड़की को एक बार देखना चाहते थे जिस लड़की के पीछे उनका पोता इस कदर पड़ा हुआ है। और नोरा से एंगेजमेंट करने के लिए भी उसे लड़की की वजह से वो मना कर रहा है। ऋषिका अपने गुस्से को और कंट्रोल नहीं कर पाई और बोली, तो क्या हुआ भाई, उसका एक मंगेतर है, फिर भी अभी भी वो आपको फंसा रही है। उसकी वजह से नोरा भाभी से दूर हो रहे हो, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए मैं बस उसे वार्निंग देने गई थी ताकि वो आपसे दूर रहे। मुझे क्या पता था कि मेरी वार्निंग उसे इतनी बुरी लगेगी कि वो मुझे करने लग जाएगी, और उसने तो आपके बारे में भी बहुत भला बुरा कहा। इतना कहकर उसने नियति ने जो कहा था उसमें और मिर्च मसाला डालकर अपने भाई को बता दिया। उसे उम्मीद थी कि यह सब बातें सुनने के बाद उसका भाई उसने यदि को भूल जाएगा, पर आहिर ने बस अजीब नजरों से उसे देखा, क्योंकि उसे ऋषिका की किसी भी बात पर भरोसा नहीं हुआ। नियति तो उसे ठीक से जानती भी नहीं थी, तो वह इतना सब कुछ उसके बारे में क्यों कहेगी? पर आहिर की मॉम डैड दोनों इस वक्त गुस्से में आ गए थे। प्रियंका जी ने आहिर को देखा और बोली, तुम ऐसी लड़की को पसंद करते हो जो तुम्हारे बारे में इतना बुरा राय रखती है? आखिर हमारी प्रॉब्लम क्या है? तुम नोरा जैसी अच्छी लड़की से एंगेजमेंट करने के लिए मना क्यों कर रहे हो? आहिर ने ऋषिका को देखा और बोला, क्योंकि मुझे इसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। ये तो हमेशा झूठ बोलती रहती है, और सच कहूं तो नियति बस मुझे रेस के टाइम से जानती है, वो भी मेरे रेसिंग लाइन की नेम से। और वो तो मुझे ठीक से जानती भी नहीं है, तो वह मेरे बारे में इतना सब कुछ क्यों कहेगी? पर मैंने पहले भी कहा था मैं सिर्फ उसे पसंद करता हूं, पर मुझे यह नहीं पता कि वो मुझे पसंद करती भी है या नहीं। इसीलिए अगर उसने मेरे बारे में इतना सब कुछ कहा होगा भी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम दोनों एक साथ आ जाएंगे और वो मुझसे प्यार करने लगेगी, मुझे जानने लगेगी, तो उसकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी जो उसने मेरे बारे में मन गलत परसेप्शन बना रखा है। उसकी बात सुनकर ऋषिका को बहुत गुस्सा आ रहा था, वही बाकी सबको भी सर पीटने का मन कर रहा था। जिस लड़की की सगाई ऑलरेडी हो चुके हैं वो आहिर को क्यों पसंद करेगी? जैसे ही आहिर वहां से जाने वाला था तभी ऋषिका को कुछ याद आया, इसलिए वो बोली, भाई आपको पता भी है नियति की सगाई किसके साथ हुई है? ये बात सुनकर आहिर का कदम रुक गया। पहले उसने भी इंफॉर्मेशन निकाला था और उसे अभी भी भरोसा नहीं था कि वो प्रखर रायजादा हो सकता है। उसे अभी भी यही लग रहा था कि जरूर इंफॉर्मेशन में ही कोई गलती हो गई होगी। उसे लग रहा था संजीत के साथ ही नियति की सगाई हुई होगी। ऋषिका ने जब अपने भाई को रुकते हुए देखा तो वो बोली, उसकी सगाई मिस्टर प्रखर रायजादा से हुई है, और आपको भी पता है वो सबसे पावरफुल और रिच पर्सन है। तो आपको क्यों लगता है कि वो चालाक लालची लड़की इतने अमीर लड़के को छोड़कर आपसे प्यार करेगी? आज खुद प्राची रायजादा ने मुझे बताया कि नियति उसकी भाई प्रखर की होने वाली वाइफ है। उसकी बात सुनकर आहिर ने गहरी सांस ली। अब तो विश्वास न करने का कोई बहाना भी नहीं था उसके पास, फिर भी वो नियति का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। प्रखर को वो अच्छी तरह से जानता था, वो कोई सॉफ्ट हार्टेड इंसान नहीं था। उसे तो लड़कियों से बात करना तक नहीं आता था, इसलिए उसे नहीं लगता था कि वो नियति के साथ अच्छा होगा, और जब वो नियति के साथ फ्रेंड बन जाएगा, उसके करीब रहेगा, उसका ख्याल रखेगा, तो नियति समझ जाएगी कि प्रखर और उसके बीच कौन अच्छा है, और नियति लास्ट में जरूर उसे ही चूज करेगी। इसलिए वो ठंडे भाव से बोला, मुझे इस बारे में पता है, इसलिए तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चला गया तो बाकी सब हैरान रह गए। इस लड़के को पहले से ही पता है कि उस लड़की की प्रखर रायजादा के साथ सगाई हो चुकी है, फिर भी यह लड़का उसे लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, उसे पसंद करता है, कह रहा है। धर्मेश जी छड़ी पटकते हुए बोले,
आपने इस पोते की वजह से वो पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। पुनीत जी गुस्से से बोले, पता नहीं इस लड़के के दिमाग में क्या चलता रहता है। प्रियंका जी बोली, हमें इस बारे में आखिर से फिर से बात करनी होगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो उसे लड़की के पीछे फिर से जाए। इतना कहकर उन्होंने स्टाफ को मेडिसिन और आइस पैक लाने को कहा और ऋषिका को सोफे पर बैठा दिया। उसके हाथ दिखाने के लिए डॉक्टर को भी बुला लिया था। वो अपनी एक बेटी को लगभग हो चुकी थी, अब वो अपनी दूसरी बेटी को कुछ नहीं होने देना चाहती थी। वही कॉलेज में क्लास खत्म होने के बाद सब बाहर आ गए। 2 दिन में फ्रेशर्स पार्टी था, इसलिए जिन लोगों ने किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया वो सब प्रैक्टिस करने के लिए चले गए, और जिन्होंने किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया था वो सब बाहर चले गए। वही रूही और नेहा ने नियति और उसकी दोस्तों को बाहर जाते हुए देखा। रूही की चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। उसने नियति के नाम को डांस और एक गेम में ऐड कर दिया था, पर नियति ने अभी तक एक बार प्रैक्टिस भी नहीं किया है। वह देखना चाहती थी कि 2 दिन बाद वो किस तरह से सबके सामने बेइज्जत होगी जब उसका नाम अनाउंसमेंट होगा। नेहा बोली, रूही क्या तुम श्योर हो कि तुम ऐसा करने वाली हो? आई मीन नियति को किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या उसे स्टूडेंट की बेइज्जती से कोई फर्क पड़ेगा? रूही ने दोनों हाथ क्रॉस कर लिए और बोली, देखते हैं क्या होता है। और मैं सोच रही हूँ बाकी सबसे ज्यादा वो लड़की ऋषिका रंधावा नियति की ज्यादा इंसल्ट करेगी और उस आग में हम घी डालेंगे। इतना कहते हुए रूही की आंखों में नफरत झलक आई। नियति ने उसे जिस तरह से मारा था और बेइज्जत किया था उस बात को वो भूल नहीं पा रही थी। वही नियति और बाकी सब बाहर चले गए। नियति अपनी कार ड्राइव करके आई थी। जैसे ही वो कार की तरफ बढ़ने वाली थी, उसकी नज़र एक कार पर पड़ी जो गेट के साइड खड़ा था। वो कार प्रखर का था। प्रखर की कार को देखकर नियति ने लाचारी में सिर हिला दिया और कार की तरफ जाते हुए खुशी से बोली, मेरी कार ड्राइव करके अभिजीत और अभिका को घर छोड़कर विला चली जाओ। खुशी ने भी अपने जीजू की कार को देख लिया था। उसकी आंखों में चमक थी। वो मन ही मन बोली, तो मेरी वार्निंग काम आई। टू बी कंटिन्यूड।